हाय बच्चों, कैसे हो? आपके लिए आज मैं नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट द कोलिजन थ्योरी? नाम से जैसे क्लियर है, इट इज द कोलिजन मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तब जाके कोई रिएक्शन होती है। मीन्स फॉर एनी रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मोर द नंबर ऑफ कोलिजन मोर विल द प्रोडक्ट। जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे वो मॉलिक्यूल्स, कोलिजन जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म करता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। Second point, for the reaction to occur, only effective collision are capable to form the product. होने को बहुत सारे कोलिजन हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं वही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, यू कैन से दैट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन देयर मस्ट बी द टू कंडीशंस। नंबर वन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड नंबर टू इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और नंबर टू है उनके पास जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन। जनरली जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि अपोजिट तो हल्का सा टच करके ऐसे निकल जाए, तो टच करने से कोलिजन तो माना जाएगा लेकिन वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए। यदि वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और हल्का सा टच करें तो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। जितने ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो न्यू बॉन्ड कैसे फॉर्म होंगे? देयरफॉर for the effective collision there are the two conditions. Number one, proper orientation, and number two, sufficient amount of energy. Therefore you can say that rate of reaction is directly proportional to the two factors. Number one, fraction of effective collisions, and number two is collision frequency. Collision frequency क्या होती है? It is the number of collisions per second per unit volume. जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उसी को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात? और जो आपके इफेक्टिव कोलिजन्स की बात हमने की है, इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म द प्रोडक्ट। द नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच एक्चुअली फॉर्म द प्रोडक्ट आर नोन एज द इफेक्टिव कोलिजन। जो हमने एफ की बात की, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से मतलब क्या है? सपोज आपके 2000 फ्रैक्शंस 2000 कोलिजन्स हो रहे हैं बट उसमें से हाफ ही आपके इफेक्टिव है, मींस 1000 ही आपके इफेक्टिव है, तो ये वो फ्रैक्शन हो गया, दैट इज हाफ। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है जितनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी एक मिनिमम अमाउंट रिएक्टेंट के पास एनर्जी का होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये हमें दो नाम से आती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट डायरेक्टली। कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली चेंज नहीं होते, वो सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो जो इंटरमीडिएट बनता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, वो आपका अनस्टेबल होता है, उसकी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बहुत हाई होती है, और वो फिर फाइनली चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में क्योंकि अनस्टेबल है। तो रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होंगे, पहले वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम H2 और I2 की रिएक्शन लेते हैं, गिव्स 2HI, वो डायरेक्टली नहीं होती, उसमें H2 और I2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले इस तरह का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें आप देखिए H2 के बॉन्ड्स ब्रेक होने स्टार्ट हो गए, HI के बॉन्ड्स बनने शुरू हो गए, इसी तरह से I2 के भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो ये आपके इंटरमीडिएट फॉर्म में बीच में बनी है, थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल है, फाइनली इट विल बी डिसोसिएटेड। इट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट और द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फाइनली ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, एक HI मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक HI हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोल्ड बॉन्ड जो थे वो HH के थे या II के थे, फाइनली वो ब्रेक होके बने हैं HI के बॉन्ड्स। क्लियर? दिस सिंपल थ्योरी इज नोन एज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आप इसको ग्राफिकली समझिए। सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग द टू terms, number one energy and number two is the progress of reaction. This is the energy level, this is called as the threshold energy, which this is the minimum amount of energy which the reactant molecule must have in order to bring about a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के पास में, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सपोज आपके रिएक्टेंट इस लेवल पे है तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है कि वो एनर्जी इसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड के इक्वल। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फाइनली यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वही ट्रांजिशन स्टेट आपके डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज इस वाले ग्राफ में मैंने लिया है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को लो लिया है,
तो इस केस में जो आपका डेल्टा एच आएगा मींस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ध्यान से देखिए एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो देयर डिफरेंस विल बी नेगेटिव। इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लोअर एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज हाइयर, देन द ग्राफ विल बी सेम, बट now this time energy of the product is higher, therefore delta H will be EP minus ER, it means पॉजिटिव। अब की बार ये जो टोटल एंथैल्पी है ये पहले नेगेटिव आ रही थी, अब की बार कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ग्राफ सेम है, ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ एनर्जी का, इसमें एनर्जी इसकी कम है तो नीचे तक आया ग्राफ, इसमें एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है तो ग्राफ आपने ऊपर ही रोक देना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेशन एनर्जी। जो ये डिफरेंस बताया था हमने एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट साइड so that their energy becomes equal to threshold energy। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी रिएक्टेंट्स की, जितनी इसको देनी पड़ी कि इसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ रिएक्टेंट्स की थी, जितनी उनको एक्स्ट्रा अमाउंट आपने सप्लाई किया था ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आपकी मर्जी है जैसे भी डिफाइन कीजिए। Therefore EA can also be written as threshold energy minus average kinetic energy। थ्रेशोल्ड ये है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। नोट, अब एक छोटा सा नोट ध्यान रखना है, इफ EA इज हाई, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रिएक्शन आपकी फास्ट होती है, जल्दी अचीव हो जाएगी, जल्दी आपका रिएक्शन होगा, तो यू कैन से रिएक्शन इज फास्ट। Similarly, if EA is high, then reaction is slow। यदि EA की वैल्यू हाई होगी तो रिएक्शन आपका स्लो होगा। अब हम आगे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से ही हम इसको फाइंड करते हैं। इक्वेशन इज K is equal to A e to the power minus EA upon RT, where K is the rate constant, capital A is the collision frequency, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इससे पहले रखा है तो इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कैपिटल A is also कैपिटल A is EA is एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों को कैपिटल A को और EA को कलेक्टिवली आप आर्हेनियस पैरामीटर भी बोल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आ जाएगी आर्हेनियस पैरामीटर फाइंड कीजिए, इट मींस आपको कैपिटल A और EA करना है। R is the gas constant as you know and T is the temperature। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने रखनी है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, यही वैल्यू रखनी है। नाउ दिस फैक्टर e to the power minus EA upon RT, it's called as Boltzmann factor और fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy। ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि जिनसे प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक, नाउ टेकिंग log on both side of the equation number 1, इसी इक्वेशन में हम टेकिंग log करेंगे both sides। log K is equal to log A e to the power minus EA upon RT। log m into n बन रहा है तो log m plus log n, ये log m to the power n है तो ये पावर आ जाएगी नीचे, माइनस EA अपॉन RT log E बचा। log E की वैल्यू विद बेस E होती है 1। अब ये सारा काम चल रहा था बेस E में, लेकिन कैलकुलेशंस जो हमारी होती हैं बेस 10 में होती हैं, तो यहाँ पर बेस 10 कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। Therefore it becomes 2.303 log K and 2.303 log A minus EA upon RT। Therefore 2.303 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, it becomes log K is equal to log A minus EA upon 2.303 RT। Now this equation suppose 2। Now this equation is very similar to the y is equal to c plus mx या mx plus c बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट है, मैंने इसलिए c को पहले लिख दिया। Now a graph is plotted between the 1 upon t and log k। You can compare and you can find intercept c is equal to log a, means ये जो फैक्टर है इंटरसेप्ट का y एक्सिस पे ये log a है, and the slope is equal to minus EA upon 2.303 r 1 upon t वेरिएबल है, ध्यान रखना है टेम्परेचर 1 upon t है वेरिएबल या फिर k है वेरिएबल, तो ये आपका आ गया स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 r। स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर ग्राफ विल बी इन डाउनवर्ड पोजीशन, देयरफॉर EA विल बी माइनस 2.303 r इनटू स्लोप, यानी कि आपको स्लोप पता है तो आप EA फाइंड कर सकते हैं माइनस 2.303 इनटू r इनटू स्लोप करके। यहां तक का क्वेश्चन आ सकता है हाउ विल यू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली, तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद टेकिंग log on का बोथ साइड का काम कीजिए और यहां तक बना के ग्राफ बना दीजिए। क्लियर? नाउ
if at T1 temperature rate constant is K1 and at temperature T2 rate constant is K2, then equation becomes log K1. From this equation log K1 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT1. Suppose this is the equation number 3rd, and similarly log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT2. Suppose this is the equation number 4. Now subtracting third equation from the fourth, you will find log K2 minus log K1 is equal to log A cancel out minus EA upon 2.303 RT2 minus माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस EA upon 2.303 RT1. Now log M minus log M becomes log M upon N is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, जहां पर आपको दो टेम्परेचर दिए होंगे, दो रेट कांस्टेंट दिए होंगे, तब आपने इसको अप्लाई करना है. किसी क्वेश्चन में वो कहता है कि भाई हमने log के और 1 upon T में ग्राफ बना दिया, उसका स्लोप पता है, तो आप EA फाइंड कीजिए, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है. क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक बहुत रहता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है. टेम्परेचर कोफिशिएंट, जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, because on increasing the temperature number of collision as well as effective collision both increases. collision भी बढ़ते हैं, number of effective collision भी बढ़ते हैं, इसलिए प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनता है. अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स at the two different temperature differ by 10 डिग्री. ऐसे दो टेम्परेचर्स के रेट कांस्टेंट का रेशियो है जिनमें 10 डिग्री का ही डिफरेंस होगा. जब सपोज एक आपका 298 लेते हैं जनरली रूम टेम्परेचर, तो दूसरा हो जाएगा 308. On increasing the temperature 10 degree, it is generally noticed that rate of the reaction becomes almost 2 times. Therefore, ratio of rate constant becomes almost 2 times. ये 2 times हो जाता है क्योंकि number of collision और number of effective collision दोनों बढ़ते हैं. क्लियर? ये छोटा सा क्वेश्चन आ भी जाता है, इससे इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, काफी सारे इससे करने हैं आपको, इससे रिलेटेड है. एक कई बार वो ना कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, या ये कह सकते हैं आप, ये इक्वेशन नंबर 2 भी आपके डायरेक्ट काम आएगी, तो लेकिन डायरेक्ट ना लगा के थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके दिखा दीजिएगा. log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT. इसकी पहचान ये है कब लगाना है, जब एक ही बार टेम्परेचर होगा, एक ही बार रेट कांस्टेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन होगी, तब आपको ए निकालना हो सकता है, या फिर वो ये दे देगा तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा. एक ही बार टेम्परेचर होगा, एक ही बार रेट कांस्टेंट होगा. क्लियर? थैंक यू.